हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लास 12 का हिस्ट्री है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। कि सर सब्जेक्टिव करवाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि अगर सब्जेक्टिव आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे भी हो जाने का है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट सब्जेक्टिव कराना और सब्जेक्टिव करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो क्वेश्चंस का पैटर्न को जरा समझिएगा कि किस तरह से किस लहजे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, जो कि आप लोग का 2025 को होने वाला 28 फरवरी को जैक बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खत्म करते हैं कि ये वीडियो, और देखते हैं किस किस टाइप का सवाल पूछा गया। इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे डेफिनेटली आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ गया ना। हाँ, सारा का सारा नहीं बोल रहे, लेकिन इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। और एक बात ऐसे करके काफी सारे वीडियोस आएंगे, तो आप लोग देखते चलना। अगर मेरे चैनल में नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे दोस्तों तक शेयर करना। अकेले मत पढ़ो यार, समझा। भला करो समाज का, ठीक है ना। हाँ, अकेले नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, जे बदमाशी किया उसका फिर देखना बताते हैं, समझ गया ना। ठीक है, अकेले नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो अभी फिलहाल अकेले पढ़ो, ठीक है। लाइब्रेरी में हो तो बहुत अच्छा है ना, और घर पे हो तो चुपचाप शांति से दरवाजा बंद कीजिए और चुपचाप से पढ़िए। डन तो। हाँ, शुरू करते हैं। कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ एंशियंट इंडिया। देखो कब का है सवाल, जैक 2024 का है ना। देखो क्या क्या है, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य और विदेशी यात्राओं का विवरण, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। और एक विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो भी फॉरेन विजिटर्स थे उन लोगों का एक विवरण। ये तीन तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये तीन स्रोत है जिससे हम लोग का भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास का हम लोग अध्ययन करते हैं। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। पुरातत्व से क्या समझते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे समक्ष आता है। यानी पुरातत्व एक ऐसा चीज है जिससे कि हम अतीत में लोग कैसे रहते थे, उन लोगों का सभ्यता कैसा था, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। 3 नंबर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, भी है, लिख लो जितना भी लगाना है, ठीक है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। देखो कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण एक विधि है, यानी तिथि निर्धारण करते हैं, ठीक है, यानी समय, जिसकी खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री BF लिति द्वारा सन 1946 में की गई थी। 1946 में किया गया था इसका, क्या किया गया था, खोज किया गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 यानी कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। यानी कि जैसे ही मृत्यु हो जाए, शरीर से आत्मा निकल जाए, उस स्थिति में कार्बन 12 स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट जो कार्बन 14 है, C14 है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे। डन दो। हाँ, उसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा के लोग टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला से अवगत थे और इसके प्रयोग द्वारा उन्हें एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया गया था। ठीक है, उन्होंने एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया था। यहाँ पर लोग औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग करते हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद R37, ये हम मल्टीपल चॉइस यानी जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें भी हम करवाए थे प्रश्न में कि R37 का एक कब्रगाह है, ठीक है, ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हड़प्पा के दक्षिण पश्चिम में एक कब्रिस्तान समाधि मिली जिसे R37 नाम दिया गया। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये एक प्रतिबंधित कब्रिस्तान था जिसका इस्तेमाल हड़प्पा में रहने वाले एक विशेष समूह अथवा परिवार द्वारा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है सवाल में, हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं बताएं। देखो पहला और दूसरा ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि यह एक चित्रीय लेखात्मक लिपि है, वर्णमालीय नहीं है। अर्थात वर्णमालीय का प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है।
ठीक है, स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। तो ये क्या है, एक चित्रलेखात्मक यानी चित्र से बनाया गया लिपि है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है क्योंकि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। ठीक है, कहाँ से कहाँ लिखा जाता है, दाईं से दायां से बायां, जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं दायां से बायां, नहीं सर, हम लोग बायां से दायां लिखते हैं। दायां से मतलब ई मेरा राइट है और ई मेरा लेफ्ट है, यानी इधर से इधर लिखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इधर से इधर लिखते हैं ना रे, हैं, भूल जाता है लिखते लिखते, समझे, क्या समझे, नहीं तू नहीं समझा। चलो, अब ये बड़ा बड़ा सवाल में देखते हैं, जैसे वो वेरी शॉर्ट था, है ना, लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय सवाल में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे, उल्लेख करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ऑन अर्बन सिविलाइजेशन, हाउ टू मेंशन। जैक 2020 का सवाल है, देखिएगा जरा। सिंधु घाटी या आर्य पूर्व भारतीय सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। इसकी उत्कृष्ट विशेषता नगर निर्माण योजना थी, जो बहुत हद तक आधुनिक नगर व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से मिलती जुलती है। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी और ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस काल के लोग मातृशक्ति, प्रकृति, पशुपति, महादेव एवं लिंग पूजक थे। हड़प्पाई लोग शिल्प, औजार, कला, मूर्तियां, रत्न आदि बनाने में दक्ष थे। ये सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। समझे। चलो, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ चीज नहीं है, आप हिंदी लिखा हुआ आज ये समझ सकते कि लिखा क्या, बताया क्या जा रहा है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। 2019 का सवाल है, देखिएगा जरा। मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानाघर के लिए प्रसिद्ध है। इस विशाल स्नानाघर का प्रयोग सार्वजनिक होता था। इस स्नानाघर की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 180 एवं 180 फुट है। इसमें स्नान कुंड आंगन के मध्य में स्थित है, जो लगभग 40 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। इस कुंड के चारों ओर बरामदे, कमरे, रास्ते एवं नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। एक बड़ा कुआं था जिससे जलाशय में पानी जाता होगा। इसके उत्तरी में एक गली की दूसरी और छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए हैं। स्नान कुंड का पानी निकलने के लिए एक नाली था। संभवतः यह स्नान कुंड सार्वजनिक स्नानघर था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय किया जाता होगा। इसकी वास्तुकला आज भी वास्तुकारों के लिए आश्चर्य का विषय है। ठीक है, चलो अब 2018 का देखते हैं, सवाल क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। उनका पतन का कारण क्या था हड़प्पा सभ्यता का। देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उनके अंत होने में कई कारण का अनुमान लगाया गया है। सबसे पहला क्या है, हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप है। बाढ़, भूकंप अथवा महामारी आदि को माना गया है, परंतु इस सभ्यता के 7 स्रोत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस युग के नगर कई बार बिगड़े और बने। दूसरा है क्या कारण है, कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की गई, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई। तीसरा कारण क्या है, इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण हुए। ये आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं। चौथा क्या है, मोहनजोदड़ो के खंडहरों में बहुत भारी संख्या में अस्थिपंजर, स्त्रियों के कंकाल, बालक बालिकाओं के कंकाल कमरों, सीढ़ियां तथा गलियों में बिखरे पड़े थे। चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण क्या है, देखो, इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसी सूर एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनष्ट हो गई है। ठीक है, ये 5 कारण है। अगर नहीं आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्या कहीं एक जगह पे लिख के रखो। ठीक है, मान लो सवाल पूछ दिया तो आप लोग लिख सकते हैं कारण। ठीक, तो चलो चौथा नंबर क्या है सवाल, देखो, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की क्या विशेषता थी। देखो, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवन में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई
स्नानाघर, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकलने के लिए बीच बीच में नर मुखे यानी मेन होल भी बनाए गए थे। नालियां की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर सवाल क्या है, ये अंतिम सवाल है, इसको जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। देखो सिंधु घाटी के लोग नगर में रहते थे, वे नगर नियोजन में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनके नगर योजना के संबंध में विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। देखो, हड़प्पा संस्कृति में एक नगर योजना के अनुसार बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत ही साफ सुथरे या फिर बोल सकते हैं बहुत ही नियोजित हुआ करते थे, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सवाल है, ये जो 5 नंबर सवाल है, ये नेक्स्ट वीडियो में ना, अगर मान लो कि ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर में पूछा जाए, ठीक है, तो ये सवाल का आंसर कैसे लिख सकते हैं। हालांकि इसमें तो 2 पॉइंट हम बताए, लेकिन इसको और ढंग से हम बताएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका। तो 5 नंबर वाला सवाल कैसे करके, यही सवाल को 5 नंबर में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज का हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।